new topic is electric field. As I said earlier, I am going to revise Coulomb's law, which I already done, and now I am going to start the new topic, electric field. देखो बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दोनों की परिभाषाओं में, दोनों के डेफिनेशंस में अंतर होता है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में जो सिंगल लाइनर क्वेश्चन आते हैं उसमें कई बार लोग पूछते हैं डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड, कई बार पूछते हैं डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. सो व्हाट इज द डिफरेंस? फील्ड का मतलब है कि ये एक तरह से रीजन है, मतलब एक तरह से किसी रीजन में कोई इफेक्ट है. तो फील्ड का मतलब एक तरह से किसी रीजन में इफेक्ट है. तो फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इज द रीजन around a charge in which other charges experiences electric forces due to given charge, given source charge. अर्थात अगर आपके पास कोई सोर्स चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड उस सोर्स चार्ज के आसपास का वो रीजन है जिसमें किसी दूसरे चार्ज को लाने पर वो दूसरा चार्ज फोर्स का अनुभव करता है. इट इज फील्ड अराउंड अ चार्ज इन विच अदर चार्जेस एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रिक फोर्स ड्यू टू द गिवन सोर्स चार्ज. अगला प्रश्न अपने दिमाग में आता है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी दूर तक होता है, कहाँ तक होता है. तो आप कह सकते हो ये फैक्ट है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज एक्सटेंड्स अप टू इन्फिनिटी. तो इसमें आप सेकेंड पॉइंट लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज एक्सटेंड्स अप टू इन्फिनिटी. तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड. अब बात आती है कि अगर मेरे से को पूछता है कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम कैसे डिफाइन करते हैं? इट इज फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज in magnitude as well as direction. It is force experienced by unit positive charge in magnitude as well as direction. ये होता है बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. और यदि मेरे को इसको फॉर्मूले से रिप्रेजेंट करना है तो ऐसे रिप्रेजेंट करूंगा, F वेक्टर divided by Q naught, where Q naught is a small test charge. कभी कभी इस टाइप का प्रश्न भी आ सकता है कि ये जो स्मॉल टेस्ट चार्ज है ये रखा क्यों जाता है, बड़ा क्यों नहीं रखा जाता? ये स्मॉल इसलिए रखा जाता है, is kept small so that it do not affect source charge distribution. यदि आपसे कोई बोर्ड एग्जाम में पूछता है कि क्यों टेस्ट चार्ज को छोटा रखना चाहिए, तो उसका जवाब आप इस तरह से दे सकते हैं कि उसको छोटा रखने के पीछे का जो मेन उद्देश्य है, मेन पर्पस है, वो ये है सो दैट इट कैन नॉट अफेक्ट द ओरिजिनल सोर्स चार्ज. कैसे निकाला जाता होगा उसको, क्या इसका मैकेनिज्म होता होगा? तो देखो बच्चों, इसको इस तरह से निकाला जाता है कि मान लो मेरे पास कोई सोर्स चार्ज है, यहाँ पे कुछ चार्जेस हैं Q1, Q2, Q3, Q4 एंड सो ऑन, और यहाँ पे एक चार्ज मैंने रखा Q0, ये पॉइंट P है, और मेरी इच्छा है आई वॉन्ट टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P. दैट इज माई ऑब्जेक्टिव ऑफ द एक्सपेरिमेंट.
सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू कैलकुलेट फोर्स ऑन दिस क्यू नोट. आपको पता है क्यू नोट पे फोर्स कैसे निकाला जाता है? Q1 का अलग से निकलेगा, फिर Q2 का निकलेगा. यानी क्यू नोट पे यदि मैं नेट फोर्स निकालना चाहूँ तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इट विल बी एफ Q1 वेक्टर, Q1 की वजह से क्यू नोट पे फोर्स, प्लस एफ Q2 वेक्टर एंड सो ऑन. जितने भी यहाँ पे अपने पास चार्जेस अवेलेबल हैं, all of them are going to apply force, and interaction force due to any charge will be independent of presence of other charges in the vicinity. So the net force on Q naught you are going to calculate. अब ऐसे थोड़ी कैलकुलेट करेंगे, वो तो हम प्रैक्टिकल से करेंगे. क्योंकि अगर हम ऐसे ही कैलकुलेट कर पाएंगे, अगर मान लो मेरे को ये डिस्टेंसेस पता होती, पोजीशन वगैरह सब पता होती, तो फिर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती मुझे. मैं क्या करता, ये फोर्स ही निकाल लेता अलग से, और एक कूलम चार्ज पे फोर्स निकाल लूँ, उसी को तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं. तो क्योंकि मैं फोर्स ये वेक्टर से नहीं निकाल पा रहा हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ, कोई ना कोई डिवाइस का इस्तेमाल कर रहा हूँ विच विल गिव मी, कोई ना कोई जुगाड़ कर रहा हूँ जिससे मुझे इस पर फोर्स मिल जाए. कैसे कर सकता हूँ? हो सकता है कोई स्प्रिंग लगाई हुई हो सकता है कोई और मैकेनिज्म हो, और यहाँ पे रस्सी हो जो टांगी गई हो, फिर टेंशन को बैलेंस किया गया हो. सम हाउ दे हैव कैलकुलेटेड प्रैक्टिकली, एंड व्हेन दे कैलकुलेटेड फोर्स कैलकुलेट प्रैक्टिकली दे हैव टू डिवाइड बाय क्यू नोट. इसको डिवाइड करेंगे ना अब इसमें क्यू नोट माइनस होना चाहिए कि प्लस होना चाहिए, तो क्यू नोट कैसा भी हो इलेक्ट्रिक फील्ड अपने आप आ जाएगा, करेक्ट आएगा. यहाँ पर परिभाषा में तो लेकिन पॉजिटिव चार्ज रखा गया था, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, तो वो अपने आप होगा. अगर ये चार्ज पॉजिटिव होगा तो उसके हिसाब से मान लो फोर्स इधर आया लेट से, तो नेगेटिव चार्ज होने पे फोर्स अपने आप उल्टा आएगा, और एक नेगेटिव वाला फोर्स का डायरेक्शन और एक चार्ज का नेगेटिव वो मिलके अपने आप सब सही कर देगा. तो यहाँ एक बात का ध्यान रखिएगा, ये जो टेस्ट चार्ज है ये विथ साइन आपको यहाँ पर रखना है. ये है बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड की परिभाषा. आप अपने लेक्चर नोट्स को देखेंगे तो वहाँ पर हमने एक क्वेश्चन और बना के डाल रखा है, उससे आपको थोड़ा आइडिया लगेगा कि इंडक्शन की वजह से फोर्स पे किस तरह से इफेक्ट पड़ता है, और वो प्रैक्टिकल कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे अफेक्ट कर सकता है. देखो यहाँ पर एक चार्ज है, मान लीजिए कोई Q, और मुझे यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है P पॉइंट पे. मैंने क्या किया, यहाँ पर कोई चार्ज को रखा और चार्ज को इक्विलिब्रियम में लाके उस पर फोर्स कैलकुलेट किया और उस फोर्स को क्यू नोट से डिवाइड किया, जो कि मैकेनिज्म है. नाउ दिस इज अ लार्जर चार्ज, ये बड़ा सा चार्ज है, ये भी बड़ा सा चार्ज है. मैंने क्या किया, ये निकाल लिया. ये एक तरह से मेरे लिए E आ गया, ये E एट P आ गया, ये कैलकुलेटेड वैल्यू है. दिस इज कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बाय एक्सपेरिमेंट. क्या ये एक्चुअल वैल्यू से छोटी है, एक्चुअल वैल्यू से बड़ी है, या एक्चुअल वैल्यू के बराबर है? आप क्या अंदाजा लगा सकते हैं इससे? तो मैं आपको बताता हूं. देखो ये चार्ज ने इसको धक्का मारा है, ये फिक्स चार्ज है, इसका मतलब ऑब्वियसली दोनों सिमिलर नेचर के चार्ज हैं. अगर मान लीजिए कि इसने इसको धक्का मारा, ये इसको धक्का मारेगा, वो फोर्स आपने कैलकुलेट कर लिया कैसे न कैसे करके, किसी न किसी मैकेनिज्म से. लेकिन ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड की आपने गणित लगाई है, ये एक्चुअल वाले इलेक्ट्रिक फील्ड से छोटी है. क्यों? व्हाई? क्या उस पॉइंट P पर वही इलेक्ट्रिक फील्ड है जो हमने कैलकुलेट किया है, या वास्तव में वो फील्ड कुछ और था ये टेस्ट चार्ज रखने से पहले? तो एक्चुअली इस टेस्ट चार्ज रखने से पहले जब यहाँ कुछ नहीं था, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो इलेक्ट्रिक फील्ड अभी वाले इस कैलकुलेटेड वैल्यू से ज़्यादा है. क्यों? क्योंकि ये दोनों चार्जेस बड़े बड़े चार्जेस हैं, और इसकी वजह से इसमें इंडक्शन होगा. दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, दोनों एक दूसरे को दूर की तरफ धक्का मारेंगे, तो इनके बीच की जो इफेक्टिव डिस्टेंस है वो एक्चुअल डिस्टेंस से ज़्यादा आएगी. किस तरह से? मान लीजिए इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है. अब इसका जो पॉजिटिव चार्ज है वो रिलेटिवली इधर सरक गया थोड़ा सा. क्यों सरका होगा ये? बिकॉज ऑफ इंडक्शन. पॉजिटिव चार्ज की शिफ्टिंग की वजह से इनके बीच की जो इफेक्टिव डिस्टेंस है आर इफेक्टिव, वो बड़ी हो गई किससे? आर से. अगर इनके बीच की डिस्टेंस आर है तो
इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड आप कैलकुलेशन करके निकाल रहे हैं वो एक्चुअल इलेक्ट्रिक फील्ड से कम आएगा। लेकिन अगर ये चार्ज नेगेटिव होता तो पहली बात तो रस्सी ऐसे नहीं होती, रस्सी ऐसे होती। नेगेटिव होता तो फिर क्या होता, वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते चार्ज बॉडी के अंदर, और इंडक्शन की वजह से प्लस चार्ज उधर शिफ्ट हो जाता, माइनस इधर शिफ्ट हो जाता। आर इफेक्टिव वुड हैव बीन स्मॉलर देन आर, और जो कैलकुलेटेड इलेक्ट्रिक फील्ड आता वो एक्चुअल इलेक्ट्रिक फील्ड से बड़ा आता। इसका मतलब अगर हम चाहते हैं कि कैलकुलेटेड इलेक्ट्रिक फील्ड एक्चुअल इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर आए तो उसके लिए हमको क्या करना चाहिए, हमको इस क्यू नोट को जितना छोटा हो, जितना स्मॉल पॉसिबल हो उतना छोटा रखना चाहिए, सो दैट इट कैन नॉट अफेक्ट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सोर्स चार्ज एंड वी कैलकुलेट व्हाट वी वांटेड टू कैलकुलेट। हम वही कैलकुलेट करें जो हम कैलकुलेट करना चाह रहे थे। तो ये अपने आप में एक ऑब्जेक्टिव के लिए अच्छा क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को भी समझ सकते हैं, ध्यान रख सकते हैं। अब देखो बच्चों, एक छोटा सा क्वेश्चन पहले हम डेफिनेशन का और कर लेते हैं, उसके बाद हम इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टीज लिखेंगे। अपने पास यहाँ पे सोर्स चार्जेस हैं और यहाँ पर एक पॉइंट है P। यहाँ पे मैंने -2 माइक्रो कूलम का एक चार्ज रखा। मैंने देखा कि उस -2 माइक्रो कूलम चार्ज पे 10 माइक्रो न्यूटन आई कैप -20 माइक्रो न्यूटन जे कैप प्लस 30 माइक्रो न्यूटन के कैप, इतना फोर्स लग गया। नाउ आई वांट टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P एंड दिस इज अ पॉइंट लाइक चार्ज, छोटा सा चार्ज है ये, स्मॉल पॉइंट चार्ज, वेरी स्मॉल। और ये जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है ये फिक्स्ड सोर्स चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। आई वॉन्ट टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P। क्या किया मैंने, वहाँ पे एक चार्ज रखा, उस चार्ज पे फोर्स निकाला। अब मैं फील्ड निकालना चाह रहा हूँ, चार्ज -2 माइक्रो कूलम है। तो एज पर डेफिनेशन, इसके लिए आपको वैसे मैं 30 सेकेंड का टाइम देता हूँ, मेरे ख्याल से 30 सेकेंड में आप इसको निकाल सकते हैं, फिर भी प्लस माइनस की कुछ गलती बच्चों से हो जाती है। सो आई एम गिविंग यू 30 सेकेंड्स। यस, 10 5 0। सो E vector is equal to 5 -5 I cap plus 10 J cap -15 K cap। माइक्रो से माइक्रो कट गया, तो ये हो गया बच्चों न्यूटन अपॉन कूलम। ये आंसर है। अब बताओ इसका क्या फायदा मिला मुझे, P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का बेनिफिट क्या है, सोचो। बेनिफिट ये है, once you know the electric field at point P, you can calculate force on any other charge which is placed at point P. For example, if I replace this -2 microcoulomb charge with 10 microcoulomb charge, अब मैं कोई भी चार्ज रख दूं, मुझे उस पर अगर फोर्स निकालना है तो मुझे सिर्फ इतना सा काम करना है, फोर्स ऑन एनी चार्ज इज इक्वल टू चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। यानी जिस पॉइंट का आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, उस पॉइंट पर किसी भी चार्ज को रखने पर आप उस चार्ज का एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, उस पर फोर्स निकाल सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का ये फायदा है कि अब इसके बाद वो टेस्ट चार्ज से इंडिपेंडेंट है, टेस्ट चार्ज कुछ भी हो आप फोर्स आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक छोटा सा क्वेश्चन था डेफिनेशन का। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड which we are going to write. अगला हेडिंग लिखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सबसे पहली प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सबसे पहली प्रॉपर्टी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। दूसरी प्रॉपर्टी, यूनिट, इसकी दो यूनिट फेमस है, एक है न्यूटन अपॉन कूलम और एक है वोल्ट अपॉन मीटर। तीसरी प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉजिटिव चार्ज
is away from charge and due to a negative charge it is towards the charge. एक बार फिर सुनिए. इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉजिटिव चार्ज इज अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड ड्यू टू ए नेगेटिव चार्ज इट इज टूवर्ड्स द चार्ज. अर्थात मेरे पास अगर कोई प्लस चार्ज है, उसका मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाहता हूँ तो उससे हमेशा दूर आएगा. माइनस चार्ज है, उसका निकालना चाहता हूँ तो उसके लिए हमेशा पास में आएगा, टूवर्ड्स द चार्ज. चौथा पॉइंट, follows principle of superposition. It follows principle of superposition. क्या मतलब होता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का, वो मैं आपको उधर समझाता हूं. इसका मतलब ये है कि इफ यू हैव मोर देन वन चार्जेस Q1, Q2, Q3 and so on, and you want to calculate electric field intensity at point P, then electric field intensity at point P is the vector sum of all the individual electric fields. यानी कि Q1 वाला इलेक्ट्रिक फील्ड को इस बात से कोई मतलब नहीं है कि आसपास कौन पड़ा हुआ है, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड वही होगा जो उसको है, Q2 का वही होगा जो होना है. लेकिन इसको हम लोग बोर्ड एग्जाम में आ जाता है तो किस तरह से लिखेंगे, तो हम लोग लिखेंगे फॉलोज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन. अब मैं यहाँ पे इसकी जगह छोड़ रहा हूँ, आप अपनी कॉपी में लिखिए. अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ चार्ज, ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेजेंस ऑफ अदर चार्जेस नियर बाय. Electric field intensity due to a point charge is independent of presence of other charges nearby. For example, whatever electric field Q1 is producing at point P is going to produce irrespective of any other charge in the vicinity. If Q2 is here or not here, Q2 हो ना हो, Q3 हो ना हो, कोई चार्ज पड़ा हो ना हो, इसको जितना फील्ड प्रोड्यूस करना है करके रहेगा. तो ये है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन. एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आता है बच्चों, जेईई मेन में भी आ सकता है. इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज depends on medium. क्या किसी पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मीडियम पे डिपेंड करती है? हिंदी माध्यम वाले बच्चों के लिए बोल रहा हूं, क्या किसी आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता माध्यम पर डिपेंड करती है? सोच के देखो आंसर क्या आएगा. यस, नो, कांट से. व्हाट डू यू फील? क्या कोई पॉइंट चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है अपना, वो मीडियम पे डिपेंड करता है या नहीं करता? करेक्ट आंसर है नो. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम. उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सा मीडियम है, किसी पॉइंट चार्ज को जितना फील्ड प्रोड्यूस कराना है वो वहां पर करा के रहेगा. ठीक, वापस चलते हैं प्रॉपर्टीज में. चौथे नंबर की प्रॉपर्टी, चौथी या पांचवी जो भी है वो प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ स्टैटिक चार्ज इज कंजर्वेटिव.
देखो बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो भी दो तरह के होते हैं। एक कंजर्वेटिव फील्ड होता है, एक नॉन कंजर्वेटिव फील्ड होता है। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, अब इंटेंसिटी तो उसकी वैल्यू है, लेकिन अगर हम स्टेटमेंट देना चाहें तो हम ऐसे बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए स्टैटिक चार्ज इज कंजर्वेटिव फील्ड। कैसे? क्योंकि यदि हम किसी क्लोज लूप पर वर्क का लाइन इंटीग्रेशन करें स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो वर्क का लाइन इंटीग्रेशन एक्चुअली ये होता है डेल क्रॉस एफ, या यूं कह सकते हो इंटीग्रल एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर ऑन ए क्लोज लूप। दिस इज ऑल्सो इक्वल टू ग्रेडियंट डेल वेक्टर क्रॉस, दिस इज नॉट ग्रेडियंट, कर्ल ऑफ दैट फोर्स, एंड दिस इज जीरो। क्योंकि Q कांस्टेंट है, इसका मतलब अगर ये जीरो होता है तो डेल वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर भी जीरो हो जाता है। लेकिन याद रहे इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा वाला है, ये है स्टैटिक चार्ज वाला। एक इलेक्ट्रिक फील्ड और आता है जो कि टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड में आएगा, वो नॉन कंजर्वेटिव होता है। तो आप नीचे नोट लगा के लिख सकते हैं। पहले तो आप ये लिख लो, पहले ऊपर वाला लिखो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ स्टैटिक चार्ज इज कंजर्वेटिव फील्ड। डेल क्रॉस ई जीरो होता है कंजर्वेटिव वाले का। अब नोट ला के लिखिए, इन अ टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंड्यूस्ड which is non-conservative in nature. In a time-varying magnetic field, an electric field is induced which is non-conservative in nature, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड का कर्ल जीरो नहीं होता। अर्थात उस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर आप किसी चार्ज को क्लोज पाथ पर घुमा करके वापस उसी स्थान पर लेकर के आ जाएंगे, तो जो वर्क आएगा ना, दैट वर्क विल नॉट बी जीरो। तो ये चौथी प्रॉपर्टी हो गई। अगली प्रॉपर्टी, पांचवी प्रॉपर्टी इस फॉर्मूले पे बेस्ड है, एफ वेक्टर बराबर क्यू नॉट इंटू ई वेक्टर। जो प्लस चार्ज होता है ना, प्लस चार्ज, उस पर जो फोर्स लगता है वो पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड लगता है, और जो माइनस चार्ज होता है उस पे जो फोर्स लगता है वो एंटी पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड लगता है। तो इसको शब्दों में लिखेंगे, फॉर ए पॉजिटिव चार्ज फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, बट फॉर ए नेगेटिव चार्ज फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये अपनी अगली प्रॉपर्टी। तो मेरे ख्याल में मैंने काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ आपको लिखा दी, फिर भी अगर मुझे कोई प्रॉपर्टी और याद आएगी तो मैं आपको और बताऊंगा। अब देखो इसके कुछ यूजेस हम लोग करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड जान लेने के बाद बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। जैसे एक सिंपल सा क्वेश्चन है, प्रोजेक्टाइल मोशन में इलेक्ट्रिक फील्ड ला रहा हूँ मैं। मान लीजिए एक इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी नीचे की तरफ है। यू आर प्रोजेक्टिंग ए चार्ज जिसका चार्ज क्यू है, मास एम है, और उसको आपने ज़मीन से प्रोजेक्ट किया और वो ज़मीन से वापस ज़मीन पर आकर के गिरता है। आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, यू कैलकुलेट टाइम पीरियड, टाइम ऑफ फ्लाइट। आप कैलकुलेट करिए रेंज। देखो बच्चों, हमने प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा था, एंड वी हैव कैलकुलेटेड टाइम ऑफ फ्लाइट विच इज़ 2u sin थीटा, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज गिवन to you डिवाइड बाई g। बिकॉज ग्रेविटी के साथ साथ यहाँ पर एक फोर्स और लग रहा है नीचे की तरफ, जो एक तरह से ग्रेविटी की इफेक्टिविटी को बढ़ा रहा है। तो आप जहाँ जहाँ पे जी था ना, वहाँ पे जी इफेक्टिव लिख देंगे। एंड व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ जी इफेक्टिव? जी इफेक्टिव इज इक्वल टू एम जी प्लस क्यू ई डिवाइडेड बाई एम, राइट? What about range? Range is u square sin 2 theta divided by g effective, again same g effective। इसका मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को कहीं भी घुसाया जा सकता है, तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन में मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स घुसाया। नोट कर लो क्वेश्चन, कोई डाउट हो तो आप पोस्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं।
अपने क्लासरूम वाली फैकल्टी से भी आप लोग पूछ सकते हैं, जो फैकल्टी आपको पढ़ा रहे थे. यू कैन कॉल देम एंड क्लैरिफाई योर डाउट्स, बट नॉट मोर देन 3 to 4 डाउट्स पर डे, बिकॉज दे हैव ए लिमिट. एक क्वेश्चन और करते हैं. एक ब्लॉक रखा हुआ है एम मास का ग्राउंड के ऊपर, जिसका फ्रिक्शन कोफिशिएंट है म्यू, राइट. इसके ऊपर एक पॉइंट चार्ज चिपका रखा है मासलेस. इसका जो मास है ना वो टेंडिंग टू जीरो है. किसका मास टेंडिंग टू जीरो है? पॉइंट चार्ज का. एंड दिस इज अ ब्लॉक ऑफ मास एम. मास ऑफ पॉइंट चार्ज इज ऑलमोस्ट जीरो, approximately zero as compared to this mass block, mass capital mass m. सवाल ये है, calculate minimum E so that block starts moving. On horizontal surface. Calculate minimum E, minimum electric field intensity, so that this block starts moving on horizontal surface. कितना लगाना चाहिए? 3 मिनट का समय आपको दिया जाता है. 3 मिनट के लिए आप सोचिए. तब तक मैं बोर्ड को रब करता हूँ और आपको सॉल्यूशन बताने के लिए जगह क्रिएट करता हूँ. हाँ बच्चों, क्या आंसर बता रहे थे आप लोग? म्यू एम जी बाई क्यू. कुछ बच्चों की आवाज आ रही है मेरे को कैमरे में से. इट इज म्यू एम जी बाई क्यू. यही है क्या? ये तो गलत है. दिस इज नॉट करेक्ट. ज़्यादातर बच्चे यही करते हैं. वो सोचते हैं कि सर ने बोला हॉरिजॉन्टल सरफेस पे चलाना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लगा दो. मैंने कब बोला हॉरिजॉन्टल लगा दो? ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे तो ये आंसर आएगा, लेकिन ये नहीं करना. मुझे मिनिमम इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए सो दैट वो हॉरिजॉन्टल में चल पाए. मैंने ऐसा नहीं बोला मिनिमम हॉरिजॉन्टल फील्ड लगाओ. इसका मतलब ये वही फ्रिक्शन वाला क्वेश्चन है जो आपने पहले किया था. हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को टेढ़ा लगाएंगे. जब इलेक्ट्रिक फील्ड टेढ़ा लगेगा तो वो जो चार्ज है उससे फोर्स भी टेढ़ा लगेगा. ये वाला एंगल अगर थीटा है तो QE cos थीटा will try to move and QE sin theta will try to reduce the normal reaction. So QE sin theta is trying to reduce the normal reaction. On the other hand, QE cos theta is trying to move it. QE sin theta, QE cos theta should be more than equal to mu times n. ये साइन है. QE cos theta will try to move it and QE sin theta will try to reduce the normal reaction and hence will try to reduce the limiting friction. क्योंकि नॉर्मल कम होगा तो लिमिटिंग फ्रिक्शन भी कम होगा. इस केस में नॉर्मल की वैल्यू है QE sin theta with minus sin plus mg. mg minus QE sin theta. सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा QE into cos theta plus mu sin theta is more than equal to mg. So QE should be more than equal to mu mg, not mg, mu mg divided by cos theta plus mu sin theta. इसका मतलब अगर थीटा गिवन होता तो जो E की मिनिमम वैल्यू आती वो आती म्यू एम जी डिवाइड बाई क्यू कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा. ये मिनिमम इलेक्ट्रिक फील्ड होता अगर थीटा गिवन होता तो. लेकिन हमारे पास थीटा की भी फ्रीडम है क्योंकि मैंने बताया नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में लगाना है. इसका मतलब इस डिनोमिनेटर को हम लोग मैक्सिमाइज कर सकते हैं. और आपको पता होगा मैथमेटिकल टूल में भी आपने पढ़ा है A cos थीटा
प्लस बी साइन थीटा की जो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू आती है वो कितनी आती है बच्चों? स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दूसरी चीज ये है कि आप डिनोमिनेटर को एक फंक्शन मान लें y और उसको एक बार डिफरेंशिएट करें, 0 के बराबर करें, उससे थीटा निकालें और उसके बाद उसका मैक्सिमा निकालें, तो उसकी मैक्सिमा जो आती है वो यही आती है। इसका मतलब जो e की मिनिमम वैल्यू मैंने पूछी है उसका आंसर है म्यू एम जी डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस म्यू स्क्वायर इंटू 1 बाई क्यू। ये वैसे तो जनता को पता होता है, लेकिन क्या है मैंने इसलिए डिराइव करके बताया, मान लो कोई बच्चा भूल गया हो तो। और आपको पता है किस एंगल पे ये मिनिमा आता है? ये मिनिमा वहाँ आता है जहाँ पे टेन थीटा बराबर म्यू होता है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूँ। आपको जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाना है वो हॉरिजॉन्टल से tan इनवर्स म्यू एंगल पे लगाना है, राइट? तो ये एक क्वेश्चन हो गया। अब देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में मैंने फ्रिक्शन भी डाल दिया और इलेक्ट्रिक फील्ड भी डाल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मान लो कि मेरे पास एक रिंग है, वो रिंग एक रफ सरफेस पे पड़ी हुई है। दिस इज अ रिंग ऑफ मास m एंड रेडियस r। उस रिंग के इस पॉइंट पे एक चार्ज q चिपकाया हुआ है। उस चार्ज का जो मास है वो टेंडिंग टू 0 है, वेरी स्मॉल मास, मास तो है पर बहुत छोटा है। एंड दिस मास ऑफ द रिंग इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। चार्ज एकदम टॉप मोस्ट पॉइंट पे लगाया हुआ है। ये रफ है, सफिशिएंट रफ सो दैट देयर इज नो स्लाइडिंग। अब आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है, इफ सडनली a horizontal electric field E is switched on and there is no sliding between ring and ground, calculate initial acceleration and friction। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड में रोटेशन वो भी CTRM, कंबाइंड ट्रांसलेशन इन रोटेशनल मोशन। इसके लिए मैं आपको पूरे 4 मिनट दे रहा हूँ। आप अपने वीडियो को पॉज करिए, 4 मिनट बाद वापस उसको चालू करेंगे। क्वेश्चन समझ गए? सबसे ऊपर वाले पॉइंट पे एक चार्ज चिपका हुआ है और अचानक से हॉरिजॉन्टल में इलेक्ट्रिक फील्ड स्विच ऑन किया जाता है एंड देयर इज नो स्लाइडिंग बिटवीन द रिंग एंड द ग्राउंड। देन यू हैव टू कैलकुलेट एक्सेलेरेशन ऑफ द रिंग, इनिशियल एक्सेलेरेशन ऑफ द रिंग। किसका एक्सेलेरेशन? सेंटर का। एंड फ्रिक्शन फोर्स, राइट? तो चलो शुरू करते हैं। देखो बच्चों, इस क्वेश्चन को करने के 2 मेथड हैं। एक मेथड है जिसमें हम लोग फ्रिक्शन फोर्स मान लेते हैं। सपोज करो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड यूँ लगाया तो इस पे फोर्स लगेगा इधर QE। मुझे पता नहीं फ्रिक्शन किधर लग रहा है, मैं फ्रिक्शन ऐसे मान रहा हूँ पीछे की तरफ। रोलिंग फ्रिक्शन है, आगे पीछे लगा लेते हैं, बाद में अपने आप प्लस माइनस का पता चलेगा। लेट मी अज्यूम दैट एक्सेलेरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज A एंड एंगुलर एक्सेलेरेशन अबाउट सेंटर ऑफ मास इज अल्फा विच विल बी इक्वल टू A by R बिकॉज इट इज प्योर रोलिंग। ये मास तो टेंडिंग टू 0 है, इसका मतलब सेंटर ऑफ मास यही होगा। एक लगाते न्यूटन्स लॉ, QE माइनस F इज इक्वल टू M इंटू A। एक लिखते हैं टॉर्क की इक्वेशन, QE इंटू R प्लस F इंटू R इज इक्वल टू MR स्क्वायर इंटू A by R। R R R R गेट्स कैंसल्ड। इन दोनों को अगर हम जोड़ दें तो एक्सेलेरेशन की वैल्यू आ जाती है 2 टाइम्स QE डिवाइड बाय 2 टाइम्स M
विच इज इक्वल टू क्यू ई बाई एम। ये तो आ गया बच्चों एक्सेलेरेशन। एक्सेलेरेशन अगर क्यू ई बाई एम आ गया तो फ्रिक्शन की वैल्यू आ जाएगी 0। इसका मतलब शुरुआत में कोई फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट ही नहीं है इसको। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले एक न्यूटन्स लॉ लगाया सिस्टम के ऊपर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। वर्टिकल लगाने की जरूरत नहीं है बिकॉज नॉर्मल मेरे से को पूछ ही नहीं रहा है। और उसके बाद एक टॉर्क की इक्वेशन लिखी, ये है इक्वेशन ऑफ टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास। दिस इज इक्वल टू आई अबाउट सेंटर ऑफ मास विच इज एम आर स्क्वायर इंटू अल्फा विच इज ए बाई आई आर। उससे मेरा सॉल्व हो गया। जिन बच्चों को इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन वाला कॉन्सेप्ट अच्छा लगता है उनके लिए एक लाइन में क्वेश्चन हो सकता है, दिस इज इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन बिकॉज लोएस्ट पॉइंट इज एट रेस्ट इनिशियली, देन आई कैन डायरेक्टली राइट टॉर्क अबाउट दैट पॉइंट विच विल बी क्यू ई मल्टीप्लाई बाय 2 times r and the moment of inertia is 2 times mr square. So if torque divided by I मैं करता हूँ, अगर मैं टॉर्क को सीधा I से डिवाइड कर दूँ तो मुझे सीधा अल्फा यानी कि a बाय आर मिल जाता है। और जैसे इसको सॉल्व करोगे आपको फटाक से एक लाइन के अंदर एक्सेलेरेशन मिलता है। और जैसे आपको एक्सेलेरेशन मिलेगा फ्रिक्शन भी आप निकाल सकते हैं। फ्रिक्शन निकालने के लिए आप एक काम और कर सकते हैं, चाहे तो इससे भी निकाल दूंगा फ्रिक्शन। मैंने क्या किया, सबसे पहले लोएस्ट पॉइंट के अबाउट टॉर्क लिखा और आई से डिवाइड किया। अब मैं सेंटर के अबाउट टॉर्क लिख रहा हूं और फिर आई से डिवाइड कर रहा हूं। इन दोनों को सॉल्व करके मेरे को एक्सेलेरेशन मिल जाएगा, इन दोनों को सॉल्व करके मुझे फ्रिक्शन मिल जाएगा, यानी एक लाइन में चेकमेट। सो दिस इज अनदर वे ऑफ डूइंग दिस सेम क्वेश्चन। तो आपने देखा मैं इसको कहीं भी ले जा सकता हूँ, इसी चीज को मैं एसएचएम में ले जा सकता हूँ। तो वंस यू नो द इंपॉर्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज फोर्स ऑन यूनिट चार्ज। आप वहाँ पे यूनिट चार्ज के बजाय 2 यूनिट रखोगे तो 2 इंटू ई हो जाएगा, 10 यूनिट रखोगे तो 10 इंटू ई हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने का ये फायदा होगा। अब मैं आपको कुछ असाइनमेंट दे रहा हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड में। मैंने आपको आज इलेक्ट्रिक फील्ड की परिभाषा पढ़ाई है। जिस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड की परिभाषा लिखी हुई है आपके लेक्चर नोट्स के अंदर, वहाँ पर आप देखें 4-5 और एग्जाम्पल्स हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज के पहले तक के। वो सारे सॉल्व एग्जाम्पल्स आपको ट्राई करने हैं, ठीक है। और अगले लेक्चर में मैं स्टार्ट करूँगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू वेरियस टाइप्स ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस, जैसे पॉइंट चार्ज, आर्क, लाइन चार्ज, रिंग, डिस्क, होलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर एंड सो ऑन। ओके बच्चों, गुड लक, अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे।